Hello friends, this is Dr. Sunil Kadam, welcoming you to my channel, Let's Learn Accountancy with Dr. Sunil Kadam. On this channel, I will be uploading videos on various topics of accountancy. I hope you will enjoy these videos. आज हम सम नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। चलो देखते हैं कौन सा सम हमारे लिए अवेलेबल है। तो सम says Mr. Ashok entered into following transaction of equity shares of rupees 10 each of Amol Limited, and the date, number of shares and details are given. 1st April 20, 1,500 shares, 34,500 cost, mentioned in a bracket opening. 15th May, 1,000 shares purchases at the rate of 22 per share. 15/7/20 means 15 July 2020, 2,500 bonus shares received. 15 December 20, 1,500 shares sales at the rate of 22 per share. 1st March 21, 1,000 shares sales at the rate of rupees 24 per share. Additional information: on a 1st September 2020, dividend at the rate of rupees 3 per share was received for the year ended 31st March 2020. On 10th November 2020, the company made a right issue of equity shares in the ratio of 1 share for every 5 shares held on a payment of rupees 20 per share. Mr. Ashok subscribed for a 50% of the shares and sold the remaining of his rights at the rate of rupees 3 per share. You were required to prepare investment in equity shares account in the books of Mr. Ashok for the year ended 31st March 2021. Round up the figure to the nearest rupees. तो सम मिस्टर अशोक के बारे में है। मिस्टर अशोक ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए इक्विटी शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए अमूल लिमिटेड कंपनी में। उनका फेस वैल्यू 10 रुपए ईच है और उन्होंने ये जो 5 ट्रांजैक्शन दिए ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, उसके साथ साथ एडिशनल 2 एडजस्टमेंट्स दिए हैं और पूछा गया कि भाई आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाइए, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अशोक फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। ईयर एंडेड 31st March 2021 का मतलब होता है पूरे साल का बनाना है। वो साल शुरू होता है 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2020 से लेके 31st March 2021 तक हमें वो अकाउंट बनाना है। और उन्होंने बोला कि अगर कुछ डिजिटल आंसर आ जाते हैं 0.5, 0.23 तो राउंड अप करें नियरेस्ट रुपीस। तो राउंडिंग अप का नियम आप सभी को पता है, अगर 5 के ऊपर है, 0.5 के ऊपर है तो अगले रुपीस में कन्वर्ट करो, नहीं है बिलो 0.5 है तो जैसे का वैसे रखो। ये राउंड अप जो नियम है वो कहता है। अभी इस सम में नया क्या है? जो पहले 2 सम हमने सॉल्व किए उसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट था और वो जो इन्वेस्टमेंट थे वो सभी फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी थे, फिक्स रिटर्न बेरिंग सिक्योरिटी थे। मगर अभी जो दिया गया है मिस्टर अशोक का इन्वेस्टमेंट ये है वेरिएबल रिटर्न्स बेरिंग सिक्योरिटी, जिसके ऊपर स्पेसिफिक रिटर्न्स नहीं मिलते। मसलन इक्विटी शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता,
उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है। और वो डिविडेंड किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर है। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर लेती है तो अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, और उसमें से शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉफिट, कुछ परसेंटेज प्रॉफिट डिविडेंड के स्वरूप भेज देगी या ट्रांसफर करेगी। और ये सब डिपेंड्स है कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये साल में ये शेयर्स के ऊपर इतना डिविडेंड मिलेगा ही, ऐसी गारंटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जो पहले डिबेंचर्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है तो वहां पे स्पेसिफिक इंटरेस्ट मिलने वाला था। स्पेसिफिक इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते थे, एक्रीड इंटरेस्ट निकालते थे, एक्चुअल इंटरेस्ट मिला वो रिकॉर्ड करते थे। और वो अगर इन्वेस्टमेंट परचेस करते या बेचते तो उसमें दो तरीके के परचेस सेल्स होते थे। वो कम इंटरेस्ट प्राइस परचेस और सेल, और एक्स इंटरेस्ट परचेस और सेल था। मगर वो दोनों टर्म्स यहाँ पे लागू नहीं होंगे, क्योंकि ये वेरिएबल अर्निंग सिक्योरिटीज है, वेरिएबल अर्निंग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है। इसीलिए इसमें वो टर्म्स थोड़ा हम पॉजिटिवली ले ले तो यहाँ पे थोड़ा काम कम है। जो पहले वाला, पहले दो सम्स किए थे उसमें हमें हर बार हर एक ट्रांजेक्शन के साथ हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता था, और एक्रीड इंटरेस्ट या एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव्ड दिखाना पड़ता था। मगर इस टाइप के सम में हमें वो कैलकुलेट नहीं करना है। तो आप बोलेंगे सर इसका रिटर्न का क्या होगा? जब ये रिटर्न्स देगा, मतलब डिविडेंड मिलेगा, तो आपको बताया जाएगा इतना डिविडेंड मिला है। यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1 में, ऑन अ 1 September 2020 डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर वाज रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020। ये जो एडजस्टमेंट है, इसी को ही खाली डिविडेंड मिला बोल के रिकॉर्ड करना है। कितना मिला, कितना, वो भी बताया गया। 31 March के जितने शेयर्स थे उनके ऊपर मिलने वाला है, तो उतना ही मिलेगा। बाकी का ड्यू, एक्रीड, ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाएगा। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दूं, इस स्लाइड पे हमारा क्वेश्चन है। अगली स्लाइड पे हम बनाएंगे अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अशोक। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अमूल लिमिटेड बनाएंगे। उसके लिए डेबिट साइड पर डेट पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड इन कॉस्ट। एंड क्रेडिट साइड में होगा डेट पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड। अभी देखो यहाँ पे वर्ड चेंज हुआ। इससे पहले जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए उसमें यहाँ पे इंटरेस्ट हुआ करता था, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता था। शेयर्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड कॉलम बन गया, और कॉस्ट एज यूजुअल। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट रहेगा, और इसमें जो भी हम एंटर करने वाले हैं उसके लिए सपोर्टिंग, मतलब वर्किंग नोट्स हम बनाएंगे। वर्किंग नोट्स यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर्स एंड द कॉस्ट ऑफ। ये क्यों करते हैं आपको, हमको पता है, क्योंकि हमें जब भी परचेस सेल्स होगा तो सेल्स के ऊपर प्रॉफिट है या लॉस निकालने के लिए हमें उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट चाहिए, और वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमें ये डाटा की जरूरत होती है। वो ध्यान में रखते हुए हमने ये कॉलम्स बनाए, और ताकि हमसे कोई गलती ना हो। और हमें जरूरत भी है कि हमें बताना है कि वर्किंग नोट बना के कि कैसे हमने वो कैलकुलेट किया। तो ये इस तरीके से हम सॉल्व करने वाले। और एक स्लाइड पे ये हम डेट्स, नंबर ऑफ मंथ्स नहीं, यहाँ पे मंथ्स कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पे हमें राइट शेयर मिला, उसका वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे वो अगले स्लाइड्स पे बना के दिखाएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं सम सॉल्व करना। तो सब में बताया गया अशोक ने इतने सारे ट्रांजेक्शन्स एंटर किए। तो पहला ट्रांजेक्शन था 1 April 2020, 1500 शेयर्स है, और ये ओपनिंग बैलेंस बताया गया, उसका कॉस्ट है 34,500। तो ओपनिंग बैलेंस है, जस्ट हमें रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले हम वर्किंग नोट में करेंगे, फिर लेजर में उसका पोस्टिंग करेंगे। तो डेट है 1 April, ओपनिंग बैलेंस, नंबर ऑफ शेयर्स 1500 है, नॉमिनल वैल्यू 15,000। कोई बोलेगा सर ये 15,000 कहां से आया, क्योंकि हम क्वेश्चन में देखे तो कहीं नहीं दिखता है 15,000। मगर वो इसलिए आया, आपको बता दूं कि इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू ₹10 है, और कितने शेयर्स है हमारे पास? 15,000। तो 1500, सॉरी 1500 है, तो 1500 इंटू 10 आप करते हो तो उसका फेस वैल्यू
और नॉमिनल वैल्यू टर्म इन्वेस्टमेंट टर्म्स के हिसाब से हमें मिल जाता है 15,000, वो हमने यहाँ पे लिखा 15,000, और कॉस्ट सब में दिया 34,500। ये रहा ओपनिंग बैलेंस। अगर ये डिबेंचर होता तो यहाँ हम इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट लेके उसका एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, शेयर्स में वो करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डिविडेंड एक्रूड नहीं कैलकुलेट किया जाता। तो इतना ही अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, इतने ही डिटेल्स हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। तो चलो रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस जब हम लिखते हैं तो डेट होता है जो ओपनिंग है 1 अप्रैल 2020, और हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नॉमिनल वैल्यू अभी अभी एक्सप्लेन किया 15,000 है, यहाँ पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, जो कॉस्ट दिया वो कॉस्ट लिखा 34,500, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि उसका इतना ओपनिंग कॉस्ट है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो अगली ट्रांजैक्शन दी गई है क्वेश्चन में 15 मई 2020 को बताया है कि 1000 शेयर्स परचेस हुए एट द रेट ऑफ 22 पर शेयर। फिर परचेस हुए तो हमें उसके लिए ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री पास नहीं करनी पड़ती, मगर परचेसेस की एंट्री होगी और वो एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो ये एंट्री करने के लिए कितना अमाउंट होगा, और अपने वर्किंग नोट्स में भी उसकी जरूरत है, तो पहले वर्किंग नोट्स में उसका रिकॉर्ड करते हैं। डेट होगी 15 मई 2020, परचेसेस 1000 परचेस किए, रेट बताया गया 22, तो 1000 इंटू 22 बन जाता है 22,000। तो 22,000 का परचेसेस हुआ, यही हमें अभी नंबर्स में भी बढ़ेंगे, 1000 नंबर्स ऐड हो जाएंगे, नॉमिनल वैल्यू भी उसका होगा 1000 इंटू 10, 10,000, और जो कॉस्ट बन गया 22,000। इतना हमने अभी परचेस किया। तो ये परचेसेस हमें लेजर में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इसकी एंट्री पास की जाएगी। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अमूल लिमिटेड, अकाउंट डेबिट, हाउ मच इट इज डेबिटेड 22,000 टू बैंक अकाउंट 22,000। ये हम रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो उसका लेजर पोस्टिंग आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में। डेट होगी 15 मई 2022, बैंक नॉमिनल वैल्यू पे आएगा फेस वैल्यू 10,000, बिकॉज 1000 परचेस किए, 1000 इंटू 10, 10,000 आता है। डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, और मगर कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है 22,000, तो ये 22,000 यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए। यहाँ पे डिविडेंड नहीं एक्रूड होगा, डिविडेंड जब मिलता है तभी ही रिकॉर्ड किया जाता है, अन्यथा उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्लियर? सो नो नीड टू रिकॉर्ड द एक्रूड डिविडेंड, नहीं होता, टर्म नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो रिकॉर्ड कर लिया हमने इन्वेस्टमेंट में, तो उसके बाद हमारे पास कितना बैलेंस बचा है वर्किंग नोट में निकाल के रखते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर हो सकता है हमें कभी सेल हुआ तो हमें बाद में टोटल कॉस्ट वर्कआउट करनी पड़ेगी। तो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस 1,500 था, तो हमने परचेस किया 1000 तो 2,500 हो गया, 25,000 नॉमिनल वैल्यू, और 56,500 टोटल बन गया। तो यहां तक हमारा रेडी है। अगर जो अगला ट्रांजेक्शन अगर परचेस है तो ऐड होगा, सेल है तो इसमें से माइनस करेंगे, तो ये आगे बढ़ता चलेगा। देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन हमें क्या दिया गया। 15 मई का तो हो गया, अभी 15/7, यहाँ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है सितंबर है, तो 7 वाला हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। 15/7 मतलब 15 जुलाई 2,500 बोनस शेयर्स रिसीव्ड। ये नई टर्म है, बोनस शेयर्स हमने सीखा। जब बोनस शेयर्स मिल जाते हैं तो बोनस, ये शेयर्स ऐसे होते हैं कि जो कंपनी अपना एडिशनल वाला मुनाफा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करने चाहते हैं, तो इसीलिए वो प्रॉफिट में से शेयर्स इश्यू कर लेते हैं, शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में एडिशनल शेयर्स दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये बोनस शेयर्स जब मिलते हैं तो शेयर होल्डर्स को कुछ पैसे देने नहीं होते हैं, वो फ्री में मिलते हैं, टोटली फ्री में मिलते हैं। और जितना बोनस मिल जाता है वो अपने नंबर ऑफ शेयर्स में बढ़ जाएगा, मगर कॉस्ट उतना ही रहेगा, क्योंकि कॉस्ट में कुछ पे ही नहीं करते। तो ये जो 2,500 मिस्टर अशोक को मिल गया, ये फ्री में मिला, बोनस शेयर्स है, बोनस में कोई चार्जेस नहीं होते, ये तो आप भी जानते हैं।
तो इसको अभी रिकॉर्ड करने यहाँ जर्नल एंट्री कुछ नहीं होगी, मगर हमारे नॉमिनल वैल्यू में बढ़ जाएगा, क्योंकि 2500 के शेयर्स आपके पास आ गए, 2500 शेयर्स आ गए एडिशनल, मगर उसके अगेंस्ट आपने कुछ पेमेंट नहीं किया, तो कॉस्ट में कुछ ऐड नहीं होने वाला, इसीलिए जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, मगर ये नंबर ऑफ शेयर्स में बढ़ जाएगा। तो देखो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वर्किंग नोट में जाके हम लिखेंगे 15 जुलाई बोनस शेयर्स रिसीव्ड, कितने रिसीव हो गए 2500, नंबर्स में बढ़ जाएगा, और नॉमिनल वैल्यू 10 पर शेयर्स है, फेस वैल्यू ऑफ दी शेयर्स इज 10 पर शेयर है, तो 2500 इंटू 10 25,000 ऐड होगा नॉमिनल वैल्यू, मगर कॉस्ट में कुछ भी ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट कुछ पे नहीं किया मिस्टर अशोक ने। तो ये जो रिकॉर्ड है इसका हमारे नॉमिनल वैल्यू में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो इन्वेस्टमेंट में जाके, यहाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाके यहाँ पे लिखेंगे 15/7 टू बोनस, खाली नॉमिनल वैल्यू में लिखा जाएगा, नथिंग इन अ कॉस्ट, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू बढ़ गया, उतने शेयर्स आपके पास एडिशनली आ गए, मगर उसके लिए कुछ पैसा नहीं दिया। तो ये सब रिकॉर्ड बोनस आने के बाद हम चेक कर सकते हैं अभी मिस्टर अशोक के पास कितने शेयर्स है। तो अशोक के पास 5000 शेयर्स है, 2500 पहले थे और बोनस 2500 मिल गया, तो उसकी नॉमिनल वैल्यू बनती है 50,000 और कॉस्ट बन गई 56,500। ये बोनस मिलने के बाद वाला फर्क है। बोनस मिलने से पहले देखो उनके पास 2500 शेयर्स थे, उसकी कॉस्ट थी 56,500, अगर बोनस मिलने के बाद अभी हो गया 5000 शेयर्स का कॉस्ट 56,500, तो जो लॉस अभी तक हो रहा था वो मार्कअप हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो अगला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है क्वेश्चन में जाके देखना पड़ेगा। तो हमने ये बोनस शेयर्स का रिकॉर्ड कर लिया, नेक्स्ट डेट इज 15 दिसंबर, मगर उससे पहले हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है एडजस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे, ऑन अ 1 सितंबर 2020 डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर वाज रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 के जो बैलेंस थे उसके ऊपर कंपनी ने ₹3 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे दिया। ये डिविडेंड, ये जो मिस्टर अशोक है उनको कितना मिलेगा वो, और वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो चलो वर्किंग नोट में जाते हैं। वर्किंग नोट में हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे डिविडेंड रिसीव्ड, मगर डिविडेंड रिसीव करने के लिए आपको बता दूं मिस्टर अशोक के पास 5000 डिविडेंड है। तो कोई बोलेगा सर ये 5000 के ऊपर रेट तो यहाँ क्वेश्चन में बताया गया कि 3 पर शेयर मिलने वाला है, तो 5000 इंटू 3 पर शेयर मतलब 15,000 डिविडेंड मिलना चाहिए, ऐसा किसी का भी कहना हो सकता है या धारणा हो सकती है। तो हम अभी कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो डिविडेंड कैलकुलेशन यहाँ अगले स्लाइड पे करने वाले हैं। तो कैलकुलेशन फॉर डिविडेंड कितना मिलेगा, चलो देखते हैं। अभी हमारे पास जैसे कि हम देखें वर्किंग नोट में 5000 डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर्स है, और डिविडेंड उनका प्रोपोर्शन है 3 पर शेयर, डिविडेंड बोला यहाँ पे 1 सितंबर को डिविडेंड एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर दिया गया, मगर कौन से बैलेंस के ऊपर 31 मार्च 2020 के बैलेंस के ऊपर एंडेड रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, क्योंकि जब भी कोई डिविडेंड दिया जाता है वो 31 मार्च के बैलेंस पे सब्सिक्वेंट पीरियड में, जैसे कि अभी 31 मार्च 2020 के ईयर एंड हुआ था उसका डिविडेंड सब्सिक्वेंट पीरियड, मतलब जो अभी ये साल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 21 तक, ये पीरियड में दिया जाता है, तो वो डिविडेंड है 3 पर शेयर के हिसाब से। तो 3 पर शेयर्स के हिसाब से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। और जहां तक हमने वर्किंग नोट में देखा कि हमको पता चला वहां पे 5000 नंबर ऑफ शेयर्स है। तो कोई बोल सकता है कि सर डिविडेंड हमको मिलना चाहिए 5000 इंटू 3, तो वो गलत होगा। कैसे, देखो डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने ₹3 पर शेयर ऑन द बैलेंस ऑफ 31 मार्च 2020, और मिस्टर अशोक कितना शेयर होल्ड करते हैं, वो अब देखिए 5000 है उनके पास, तो 5000 के ऊपर कोई बोलेगा ₹3 के 15,000 गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो 5000 है इसमें बोनस जो मिला ना 15 जुलाई, वो 31 मार्च के बाद वाला ट्रांजेक्शन है, इसीलिए उसके ऊपर जो 2500 है ना शेयर्स मिले, जो बोनस शेयर्स के तौर पर मिले, उसकी ये इसके ऊपर बोनस नहीं मिलेगा।
नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, नहीं डिविडेंड, इसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इसको 2500 इंटू 5 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो जो बाकी बचा हुआ है बैलेंस कितना बचता है 2500, ये इलिजिबल होगा फॉर डिविडेंड। मगर मैं आपको बता दूं इसमें ये जो 2500 है ना, उसमें आप थोड़ा सा वर्किंग नोट में जाके देखो, ये देखो यहाँ पे ये 5000 था, इसमें ये बोनस रिसीव हुआ वो हमने तो इग्नोर कर लिया, मगर 2500 जो पहला बैलेंस है ना, इसमें 1500 ओपनिंग बैलेंस है, वो 31 मार्च के पास, 31 मार्च 2020 को अशोक के पास था। मगर ये जो 15 मई को परचेसेस किया है ना 1000, वो मिस्टर अशोक के पास नहीं था, उन्होंने परचेस किया हुआ। तो इसके ऊपर जो मिलेगा, क्योंकि ये शेयर्स उस वक्त थे मगर अशोक के पास नहीं थे, वो किसी और के पास थे, तो वो जो डिविडेंड है ना वो किसी और का था, वो अभी अशोक को मिलने वाला है, क्योंकि अभी अशोक उसका मालिक है। इसीलिए 1000 के ऊपर 3 रुपीज से मिलेगा, मगर वो जो डिविडेंड है ना वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड बन जाएगा, क्योंकि उस दौरान ये शेयर्स किसी और के हक में थे, किसी और की उसकी ओनरशिप थी, मगर मिस्टर अशोक ने 15 मई को एक्वायर किए, तो जो डिविडेंड प्री एक्विजिशन पीरियड के लिए मिल रहा है वो हम डिविडेंड हम उसके हकदार नहीं थे, मतलब अशोक का हकदार नहीं था, वो पहले वाले को मिला, मगर उसके लिए उनको बेनिफिट मिल गया, तो उतना जितना भी डिविडेंड उसके ऊपर मिलेगा जो प्री एक्विजिशन पीरियड के लिए मिलता है, वो इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट किया जाता है। तो हम देखते हैं डिविडेंड में यहाँ पे जो परचेसेस ऑन 15 मई के लिए 1000 जो परचेस हुआ, ये इलिजिबल है फॉर अ डिविडेंड। कैसा कितना मिलेगा 1000 इंटू 3000 मिलेगा, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, वो क्रेडिट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ये इन्वेस्टमेंट शेयर्स अकाउंट है ना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि ये फायदा है, कॉस्ट में से कम करेंगे, क्योंकि ये परचेसेस करने से पहले का डिविडेंड मिला हुआ है। हमने परचेस किया, मतलब अशोक ने परचेस किया कब 15 मई को, और डिविडेंड कम का दे रहे हैं 31 मार्च का, तो 15 मई के बाद जो भी मिलेगा वो मिस्टर अशोक का रेगुलर इनकम है या डिविडेंड है, और इसीलिए वो डिविडेंड को क्रेडिट कर लिया जाएगा इसके ऊपर। मगर ये जो डिविडेंड मिला है ये हम मतलब अशोक परचेस करने के पहले अब मिला, इसीलिए वो कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के कॉस्ट में से माइनस करेंगे, ना कि डिविडेंड अकाउंट। और जो बैलेंस बचा हुआ है ना, अभी बैलेंस है कितना 1000, जो 1500 पहले से अशोक के पास था, उसके ऊपर तो डिविडेंड मिलेगा, और वो उसका नॉर्मल डिविडेंड होगा, एलिजिबल फॉर डिविडेंड 1500 इंटू 3 मिलेगा 4500। ये पोस्ट एक्विजिशन, क्योंकि ये पहले ही परचेस कर चुके थे और वो रेगुलर वाला है, इसीलिए वो डिविडेंड मिल जाएगा और डिविडेंड को क्रेडिट करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। ये जो डिविडेंड है ना 1000 के ऊपर, वो परचेस करने के पहले पीरियड में था, इसीलिए उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और वो रेगुलर डिविडेंड है, वो रेगुलर डिविडेंड कॉलम में दिया जाएगा। तो एंट्री यहाँ पे पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 7500, दोनों को मिला के 3000 प्लस 4500, बैंक अकाउंट डेबिट 7500, और उसको क्रेडिट किया जाएगा बाय डिविडेंड 4500, रेगुलर डिविडेंड है, बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट 3000, तो वहां पे क्रेडिट किया जाएगा। चलो रिकॉर्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। डेट 1 सितंबर, बाय बैंक 4500 डिविडेंड मिला, और कॉस्ट में से 3000, कॉस्ट में 3000, ये प्री एक्विजिशन पीरियड है, ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, मतलब रेगुलर डिविडेंड मिल गया। इतना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजेक्शन, क्वेश्चन में ऑन ऑफ फर्स्ट, अगला ट्रांजेक्शन 15 दिसंबर यहाँ पे है, और उससे पहले एक डेट है ऑन ऑफ 10th November 2020, द कंपनी मेड राइट इश्यू of equity shares in the ratio of 1 share for every 5 shares held on a payment of ₹20 per share। और उसमें से मिस्टर अशोक ने क्या किया, 50% एक्सेप्ट किए, मतलब परचेस किए, और 50% बेच दिए। तो हमें देखना पड़ेगा मिस्टर अशोक को कितने शेयर्स मिल रहे हैं और उनका कितना राइट मिलेगा और कितना ट्रांसफर कर रहा है। चलो कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट में पहले।
तो ये जो डिविडेंड मिला उसके बाद वाला वर्किंग नोट मुझे रिकॉर्ड करने दो। डिविडेंड का, डिविडेंड ओल्ड डिविडेंड है 1500 क्रेडिटेड टू द डिविडेंड अकाउंट, 4500 डिविडेंड रिसीव्ड दैट इज क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये 3000 है ना, अपने कॉस्ट में से माइनस होने वाला है। तो डिविडेंड मिलने के बाद जो बैलेंस बचा, तो बैलेंस है 5000 शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू 50,000, और भी कॉस्ट कम हो गया क्योंकि 3000 का मुनाफा मिला, वो 56,500 से 3000 माइनस हो गए 53,500। अभी इसके बाद हमें क्या लिखना है, राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स कितने होंगे हम कैलकुलेट करेंगे राइट शेयर्स। और राइट शेयर्स बताया गया, कैलकुलेशन फॉर राइट शेयर्स, राइट शेयर्स में बताया गया कि भाई वो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप 5 शेयर्स आपके पास है तो एक मिलेगा। इसी हिसाब से जो अशोक है उनके पास है 5,000 शेयर्स, तो उनको कितना मिलेगा, तो हम कैलकुलेट करते हैं। द राइट शेयर्स टू बी रिसीव्ड बाय अशोक इज शेयर हेल्ड के सामने शेयर, राइट शेयर्स इश्यूड। तो शेयर हेल्ड कितना है 5,000, उन्होंने बताया ना प्रोपोर्शन 5 के लिए 1, तो उनके पास है 5,000, तो कितना मिलेगा, एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कैलकुलेशन आएगा 5,000 इंटू 1/5, तो आंसर आता है 1,000। तो 1,000 बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स मिल जाएंगे किसको, अशोक को। मगर अशोक ने बताया, वो सम में बताया गया कि अशोक को जितने भी मिल रहे हैं, जितने भी शेयर्स मिल रहे हैं उसमें से अशोक सब्सक्राइब्ड 50% ऑफ द शेयर्स एंड सोल्ड रिमेनिंग 50%, कितने से 20 रुपीज के हिसाब से परचेस किया, और सोल्ड रिमेनिंग राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। तो ये हम उसको में कंसिडर करते हैं। लेट्स रिकॉर्ड इट, वी विल रिकॉर्ड इट इनटू द ईयर। या यहाँ पे 1,000 है, तो 1,000 में से 50% ये राइट शेयर इश्यू हो जाएंगे, आउट ऑफ विच 50% सब्सक्राइब्ड एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर। तो कितना 50%, ये 1,000 का 50% आता है 500, 1,000 इंटू 50/100 500, इसका 50%, तो 500 इंटू 20 के हिसाब से 10,000 परचेस कर लिए, और जो बचा हुआ है ना रिमेनिंग 50% राइट शेयर्स सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। तो 1,000 था, उसमें से 500 परचेस कर लिया, 500 बचा, तो 500 इंटू 3 पर शेयर के हिसाब से 3,000 इनकम होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब ये जो 1,000 है उसमें से 500 वो परचेस कर रहा है 20 के हिसाब से, तो उसके लिए एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना अमाउंट है 10,000, क्योंकि 500 इंटू 20 के हिसाब से, और ये जो 500 इंटू 3 के हिसाब से 5,000, 500 इंटू 3 1,500 है ना, वो क्रेडिट किया जाएगा कहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये इनकम है ना 1,500 होना चाहिए, 500 इंटू 3 1,500, नॉट 3,000, 1,500 एक्चुअली इट इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस। मगर ये हमारे जो सम है उसमें कोई इंपैक्ट नहीं करने वाला। चलो वर्किंग नोट में लिखते हैं यहाँ पे, राइट शेयर्स 5:1 के हिसाब से 5,000 इंटू 1/5, इट कम्स 5,000, 1,000 इंटू 50%, 500 इंटू 20, क्योंकि 50% उसका लिया तो 10,000 आ गया। तो इसमें वो बढ़ेगा 500, कॉस्ट में 5,000, नॉमिनल वैल्यू में 5,000 एंड कॉस्ट में 10,000, इतना बढ़ जाएगा। और जो बाकी का है ना वो बेचा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर लेंगे। तो इसके लिए एंट्री पास की, उसका लेजर पोस्टिंग होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, डेट है 10/11, टू बैंक, यहाँ पे राइट शेयर्स है 5,000, नॉमिनल वैल्यू बढ़ेगा और कॉस्ट में 10,000, इतना परचेस हुआ। डिविडेंड का कोई मतलब नहीं। और आप बोलेंगे सर इसका क्या करेंगे, वो 1,500 है ना, 500 इंटू 3 1,500, ये एंट्री पास होगी डायरेक्टली, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि उतना डायरेक्टली इनकम मिला, तो ये इसके लिए कोई नहीं। अभी जो राइट मिले उसके बाद का बैलेंस हम निकालते हैं। बैलेंस है 5,000 प्लस 500, 5,500, 55,000 और 63,500 टोटल कॉस्ट हमारे पास है। ये राइट इश्यू मिलने के बाद का पोजीशन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है 15/12 को 1,500 शेयर्स बेच दिए एट द रेट ऑफ 22 पर शेयर। चलो उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, देखते हैं।
वर्किंग नोट में यहाँ पे 15 दिसंबर को सेल हुआ 1500 इंटू 22 33,000 का बेचा गया। तो 33,000 के लिए बेचा गया, तो हम देखते हैं कितना 1500 इंटू 10 15,000 का शेयर फेस वैल्यू। तो हमारे पास 55,000 का फेस वैल्यू है, तब 63,000 कॉस्ट है। अभी हम बेचने जा रहे हैं 15,000, तो उसके लिए कॉस्ट कितना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15,000 इंटू 63,500 अपॉन 55,000 जब करेंगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स कैसे? 15,000 इंटू 63,500 अपॉन 55,000, 15,000 इंटू 63,500 अपॉन 55,000। तो आंसर आता है 17,318। 17,318 इतना उसका कॉस्ट था, मगर बेचा 33,000 में। मतलब ये रिकॉर्ड करते पहले बेचा 1,500, 15,000 और 17,318 को बेच दिया। अभी उसका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स बनता है 15,682। टोटल सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट, द प्रॉफिट इज 15,682। इसकी एंट्री पास की जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट 33,000 टू इक्विटी शेयर्स इन अमूल लिमिटेड 17,000। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स 17,382 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,682। तो उसका पोस्टिंग किया जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में 15 दिसंबर बाय बैंक। 15,000 नॉमिनल वैल्यू होगा, डिविडेंड कुछ नहीं, और कॉस्ट है 33,000, और इसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो डेबिट किया जाएगा। 15 दिसंबर 22 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉस्ट कॉलम में लिखेंगे 15,682। इसी तरीके से हमने ये पर सेल्स रिकॉर्ड कर लिया। अभी सेल्स के बाद बचा हुआ बैलेंस हमारे पास कितना है? ये सेल्स रिकॉर्ड करने के बाद बैलेंस बचेगा, बैलेंस है 5,500 minus 1,500 is 4,000, 55 minus 15,000 it is 40,000, और ये माइनस ये करेंगे तो हमारे पास 46,182 बैलेंस बचता है। अब ये हमें अगले अगले इसके वर्किंग नोट के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बैलेंस है 4,000 40,000 एंड 46,182। चलो अभी लास्ट एक ट्रांजेक्शन बचा हुआ है 1 मार्च का। 1,000 एट द रेट ऑफ ₹24 बेचा गया। तो लेट्स वर्क आउट प्रॉफिट है या लॉस उसमें। सेल्स 1,000 इंटू 24,000, और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? वेटेड एवरेज कॉस्ट वो होगी 40,000 के लिए 46,182, तो 10,000 के लिए कितना? तो ये होगा 10,000 इंटू 46,182 अपॉन 40,000, 11,546 इतना कॉस्ट है। तो यहाँ पे प्रॉफिट है कि ये कॉस्ट रिकॉर्ड करते इतना बेच रहे हैं, तो हमारा बैलेंस जो बचेगा वो होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल इज 12,454। इसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा बाय पासिंग सिमिलर एंट्री। तो पोस्टिंग आएगा यहाँ पे बाय 1 मार्च को बाय बैंक कितना बेच रहे हैं? 10,000, और सेल्स प्राइस कितना है? 24,000। जो प्रॉफिट हुआ यहाँ पे डेबिट किया जाएगा 1 मार्च टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,454। तो ये सब जब हमने सेल रिकॉर्ड कर लिया, तो हमारे वर्किंग नोट में जो बैलेंस बचता है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च का। तो 31 मार्च का 3,000, यहाँ पे भी हो गया 30,000, और ये 34,636 है। यही हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी आना चाहिए। लेट्स चेक आउट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करने के लिए हमें पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट का नॉमिनल वैल्यू क्लोज करेंगे, फिर कॉस्ट क्लोज करेंगे। तो टोटल करते हैं इन्वेस्टमेंट का, दोनों टोटल कॉलम जो लाइंस है टोटलिंग का। तो पहले नॉमिनल वैल्यू का टोटल कर लेते, 15,000 प्लस 10,000 प्लस 25 प्लस 5, टोटल करेंगे तो आपका आता है 55,000। वो क्रेडिट साइड में आएगा 55,000, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च को बाई बैलेंस कैरी डाउन 55,000 माइनस 25,000 30,000 आ जाता है। इतना ही देखो हमारे वर्किंग नोट में है। वर्किंग नोट नंबर यहाँ पे देखो 30,000 नॉमिनल वैल्यू, वही हमारा इन्वेस्टमेंट में आ गया 30,000। अभी देखते कॉस्ट का भी उतना है। ये कॉस्ट का डेबिट साइड ज्यादा है, इसीलिए टोटल करो 34,500 प्लस 22,000 प्लस 10,000 प्लस 15,682 प्लस 12,454, तो टोटल आता है 94,636। वो क्रेडिट साइड में लेंगे। इसमें से ये 3 आइटम माइनस करोगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो है 34,636। यही हमारा वर्किंग नोट में है, देखो 34,636। ये अगर दोनों टैली होता है तो हमारा आंसर 100% सही है।
तो ये आ गया 34 36। ये क्लोजिंग बैलेंस तो आ गया। अभी डिविडेंड जो मिला है ना, वो डिविडेंड हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, इसीलिए डिविडेंड का भी टोटल किया है। देखो डिविडेंड में डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड में 4500 है, तो उसका टोटल ले लो 4500, वो डेबिट साइड में लाएंगे, और जो बैलेंस 4500 है ना, वो ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 31 मार्च को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टीफ ट्रांसफर यहाँ पे होगा 4500, एंट्री पास की जाएगी। इसके लिए एंट्री होगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4500, और इसी तरीके से हम अपना आंसर प्रेजेंट करेंगे। ये रहा फुल आंसर। तो आपका ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे टोटल रेडी है, और इसको सप्लीमेंट्री हमने वर्किंग नोट बनाए। ये वर्किंग नोट है डेट वाइज भी, और हमें हर एक जगह हमको पता चला कि भाई कितना हमारे पास बैलेंस है, और कितना कॉस्ट प्राइस निकाला, कितना सेल्स प्राइस है। सेल्स प्राइस में से कॉस्ट माइनस करना था, इसीलिए हमने उसकी जरूरत थी। और ये यहाँ पे खत्म हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस सेम है, आना चाहिए। और जब डिविडेंड कैलकुलेट करना था, तो हमने डिविडेंड कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाया आपको कैसे मिला। इसमें से जो प्री एक्विजिशन पीरियड है वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से माइनस करते हैं, और पोस्ट एक्विजिशन वाला नॉर्मल इनकम होता है, वो नॉर्मल डिविडेंड को क्रेडिट किया जाता है। और जो राइट शेयर इश्यू किए थे, वो राइट शेयर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया कि भाई प्रोपोर्शन था 5:1। तो ये जो मिस्टर थे, उनके पास 5000 शेयर्स थे, तो हमने चेकआउट किया 5000 को कितना मिलेगा, तो 1000, दैट्स व्हाट इट इज। 5 के लिए 1, तो 5000 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने वो सॉल्व किया, तो 1000 शेयर्स उनको मिलने वाले। मगर जो भी मिलने वाले थे उसमें से उन्होंने 50% लिए, तो 50% 520 पर शेयर के हिसाब से उन्होंने परचेस किया, वो रिकॉर्ड कर लिया, और जो बाकी बचा हुआ 500 था, वो 3 रुपए के हिसाब से उन्होंने मार्केट में बेच दिया, तो उसका भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो इसी तरीके से आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं।